नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में आज जो संदर्भ है स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश का विभाजन, और ये राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में अंतिम संदर्भ है। जिस स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, वो स्वतंत्रता जब मिली तो किस रूप में मिली, जबकि देश दो टुकड़ों में बंट गया, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो किस तरह से देश का विभाजन हुआ, क्या वो परिस्थितियां थीं जिनमें कांग्रेस द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, इन सभी संदर्भों पर हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए सेशन पर। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल पर पढ़ने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप लोग जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, भले ही ये शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रख करके बनाया गया है, लेकिन इतिहास तो इतिहास है। वो विषय, उस विषय से जिस भी परीक्षा में जो भी प्रश्न बनते हैं उन सब पर यहाँ पर डिटेल में चर्चा की जा रही है। तो आप कोई भी परीक्षा देंगे जहाँ इतिहास विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, निश्चित तौर से आपके लिए ये सेशन, ये वीडियो जो इस पर पड़े हैं चैनल पर, बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। तो बने रहिए सेशन पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सत्ता थी? कंजर्वेटिव, लेबर, लिबरल या फिर सोशलिस्ट? तो किस पार्टी की सत्ता थी? तो जिस पार्टी की सत्ता थी भारत की स्वतंत्रता के समय वो है लेबर पार्टी। और कब की बात हो रही है? 1947 में जबकि देश आज़ाद हुआ था, तो वहाँ पर जो पार्टी सत्ता में थी वो थी लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे एटली। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्या पूछा जा रहा है? भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, अभी आपसे चर्चा की गई है कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो विंस्टन चर्चिल है, क्लेमेंट एटली है, हेरोल्ड मैकमिलन है, कौन है? तो क्लेमेंट एटली। और क्लेमेंट एटली जो है ये किस दल से संबंधित थे? तो ये थे लेबर दल से, लेबर पार्टी से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। तो जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर भारत आए तो उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, कुछ हिदायतें दी गई थी। अब यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि उनको क्या हिदायतें दी गई थी। तो पहले हम लोग ये भी जान लें कि जो माउंटबेटन है, माउंटबेटन भारत कब आए? तो गवर्नर जनरल बन करके। तो माउंटबेटन आए थे 24 मार्च 1947 को। अब उनको क्या हिदायतें दी गई थी, क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई थी भारत के संदर्भ में? तो पहला जैसे लिखा हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ। दूसरा, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की हिदायत के साथ। तीसरा, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ। या फिर कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। तो किस विशेष हिदायत के साथ आए थे माउंटबेटन? तो माउंटबेटन को ये हिदायत दी गई थी कि जहां तक संभव हो सके भारत को संयुक्त रखा जाए, अर्थात भारत को यथासंभव संयुक्त रखने की हिदायत के साथ उनको भेजा गया था। तो बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो जिस योजना के द्वारा अंततः भारत विभाजित हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया, उसी योजना की यहाँ पर बात करनी है हमको। तो क्रिप्स योजना है, वेवेल योजना है, माउंटबेटन योजना है या फिर कोई नहीं? तो कौन सी योजना है? तो निश्चित तौर से माउंटबेटन योजना ही है। और माउंटबेटन योजना ही भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। और माउंटबेटन योजना जो है ये कब प्रस्तुत की गई थी, या कहें कि आधिकारिक तौर पर या ऑफिशियली इसका कब घोषणा की गई थी? तो 3 जून 1947 को ऑफिशियली माउंटबेटन प्लान की घोषणा की गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पारित किया गया। तो जनवरी 1947 है, जुलाई 1947 है, अगस्त 1947 है, अगस्त 1946 है। देखिए अगस्त 1946 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वतंत्रता कब मिली है, 1947 में मिली है, तो ये तो डायरेक्ट ही रॉन्ग हो गया। और फिर आता है कि जनवरी 1947 है, तो जनवरी में तो देखिए माउंटबेटन आए ही नहीं थे। माउंटबेटन की जो योजना थी वही भारत की स्वतंत्रता का आधार बनी थी, तो इसलिए जनवरी भी गलत हो गया और अगस्त 1946 से भी गलत हो गया। अगस्त में तो स्वतंत्रता मिल ही गई थी। तो जब ब्रिटिश संसद द्वारा ये पारित हुआ है, तो ये पारित हुआ था जुलाई 1947 में। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, तो कब पारित किया गया, ये पारित किया गया था जुलाई 1947 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई। तो सरकारी तौर पर या ऑफिशियली डिक्लेरेशन कब हुआ है माउंटबेटन योजना का, तो आपसे अभी चर्चा की गई है 3 जून 1947 को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, तो इसे आपको ध्यान रखना है कि माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई। तो ये अगर सरकारी लिखा है नहीं लिखा है, वो अंडरस्टूड है कि वो सरकारी घोषणा की ही बात हो रही है। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न कथन और कारण के रूप में है। तो अब इसमें देखना है कि क्या सही है। एक पहला कथन दिया गया है और दूसरा उसका कारण दिया है। तो 1 मिनट इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से प्रश्न ये समझ में आ सके, आप लोगों को अच्छे से आप पढ़ सकें। तो ओके, तो देखते हैं कथन, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। तो प्रदान कर दी या नहीं प्रदान कर दी, तो बिल्कुल 1947 में अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी, कथन सही है। कारण, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। तो देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो निश्चित तौर से अंग्रेज दुर्बल हो चुके थे, इंग्लैंड दुर्बल हो चुका था, क्योंकि जब भी कोई युद्ध होता है तो उस युद्ध में बहुत सारी समस्याएं थी, आर्थिक क्षति होती है, सैनिक क्षति होती है, मानवीय क्षति होती है, और सबसे ज़्यादा मानसिक जो स्थिति है वो भी बहुत विचलित हो चुकी होती है। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज अब किसी और विद्रोह, भारत में और विद्रोह हो, इस तरह की सिचुएशन को नहीं फेस करना चाहते थे। तो निश्चित तौर से अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, ये भी भारत की स्वतंत्रता का एक कारण बना। तो अंग्रेजों ने स्वतंत्रता प्रदान कर दी, सही है, कथन सही है, कारण भी सही है, और कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या है, तो यहाँ पर कारण सही व्याख्या, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुसत्ता बनी रही। कारण, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी। तो अब क्या इस प्रश्न में सही जवाब होगा? देखिए क्या कथन क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुसत्ता बनी रही। ऐसा था क्या? नहीं था, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि भारतीयों ने यही कहा था कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें तो संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न देश की स्वतंत्रता चाहिए। तो प्रभुसत्ता बनी रही, ये कथन गलत है। तो यानी कि जो उसका कथन है, कथन गलत है। अब हम लोग कारण देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की। कारण बिल्कुल सही है। कैसे सही है? देखिए स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल बने, जो प्रथम गवर्नर जनरल बने, वो कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन जब गवर्नर जनरल बन करके भारत आए थे तो कब उनकी नियुक्ति हुई थी? मार्च में हुई थी। तब तक देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, और उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक के द्वारा की गई थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भी जो गवर्नर जनरल बने रहे वो माउंटबेटन ही थे।
तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी। कारण बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कथन गलत है। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुसत्ता बिल्कुल नहीं बनी रही। भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य बना और जो गवर्नर जनरल है उसकी नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक के द्वारा की गई थी। लेकिन आगे चल करके फिर आप देखते हैं कि भारत का जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं वो सी राजगोपालाचारी बनते हैं। लेकिन जब तक सी राजगोपालाचारी नहीं बनते हैं तब तक गवर्नर जनरल कौन बने रहते हैं? माउंटबेटन। और माउंटबेटन की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक के द्वारा। तो यहाँ पर कथन गलत है, कारण सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। कथन गलत है, कारण सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी ये बताना है आपको। 18 जुलाई 1947, 19 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947 या फिर 21 जुलाई 1947। तो कब स्वीकृति प्राप्त हुई थी? देखिए, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, जो स्वतंत्रता विधेयक है, ये जो विधेयक है ये जब पेश किया गया था संसद में, तो 4 जुलाई 1947 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसे हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया। 15 जुलाई 1947 को ये हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा पास भी हो गया, पारित कर दिया गया। उसके बाद एक दिन बाद 16 जुलाई को ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा भी पारित कर दिया गया और 16 के बाद 18 जुलाई को इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, 18 जुलाई 1947। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक प्रस्तुत कब किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है प्रस्तुत कब किया गया था। तो प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई को, और प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई को और ये पारित हुआ है। और जो राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है वो कब प्राप्त हुई? 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो जो भारत विभाजित हुआ तो ये किसके मस्तिष्क की उपज था? किसने ऐसा प्लान बनाया था कि भारत विभाजित हो जाए? चर्चिल के मस्तिष्क का, जिन्ना के मस्तिष्क का, माउंटबेटन के मस्तिष्क का या फिर वीपी मेनन के मस्तिष्क का? तो क्या इस प्रश्न का सही जवाब होगा? किसने योजना बनाई थी? किसकी योजना के आधार पर भारत विभाजित हुआ? माउंटबेटन की योजना के आधार पर विभाजित हुआ। तो ये किसके मस्तिष्क की उपज हो गया? माउंटबेटन की। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया सी। नेक्स्ट देखते हैं, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्यतः इसलिए मान गई थी क्योंकि तब उन्हें 2 राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था। वे बड़े पैमाने पर संभावित दंगे को बचाना चाहते थे, या फिर भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। तो क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से जो कांग्रेस थी, जो कि विभाजन का विरोध करती आ रही थी, वो विभाजन के लिए मान गई? तो क्यों मान गई थी? देखिए, 2 राष्ट्र सिद्धांत उन्हें बिल्कुल नहीं स्वीकार था, ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा भी नहीं गया था, और भारतीय जब प्रयास करते तो अंततः उन्हें स्वाधीनता तो मिल ही जाती, आज नहीं तो कल स्वाधीनता मिलती। लेकिन जो बड़े पैमाने पर संभावित दंगे हो रहे थे, उन दंगों से बचाना चाहते थे। तो भारत को बड़े पैमाने से सांप्रदायिक दंगों से बचाने के उद्देश्य से ही कांग्रेस विभाजन के लिए मान गई थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी, संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कथन और कारण के रूप में है। कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, कारण वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। अब आपको कथन और कारण को देख करके आपको अपने उत्तर का चयन करना है कि क्या कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या है, या फिर कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, कथन सही है कारण गलत, या फिर कारण गलत है कथन गलत है कारण सही। तो क्या इस प्रश्न का सही जवाब है? तो जब भी इस तरह के प्रश्न हो, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए और प्रश्न पढ़ते ही आपका उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न नहीं पढ़ा ध्यान से, बस जल्दबाजी में पढ़ा, तो प्रश्न गलत हो सकता है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, निश्चित तौर से स्वीकार कर लिया था माउंटबेटन योजना को, तो कथन तो सही है।
और जब ये 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई, तो इसके बाद 14 जून 1947 को कांग्रेस महासभा का एक अधिवेशन बुलाया गया था दिल्ली में, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो विशेष अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी JB कृपलानी ने, क्योंकि वही उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, कथन बिल्कुल सही है। अब आते हैं कारण पर। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानती थी तो कारण गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कथन सही है, कारण गलत है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा CA, यानी कि कथन सही है और कारण गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब है C। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि जो भारत विभाजित ना हो, किसी भी तरह से भारत का विभाजन रोका जा सके, इस उद्देश्य से गांधी जी ने माउंटबेटन को एक विकल्प दिया था। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि उन्होंने विकल्प के रूप में क्या सुझाया था, गांधी जी ने क्या विकल्प दिया था। तो पहला, स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें। अरे भाई, इतने दिनों से आंदोलन चलाया जा रहा था कि देश स्वतंत्रता प्राप्त करे, इसको स्थगित करने का तो कतई नहीं दे सकते ना, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। तीसरा, नेहरू और जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। चौथा, सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। तो क्या इस प्रश्न का सही जवाब है, ये आपको बताना है। तो देखिए, गांधी जी चाह रहे थे कि किसी भी तरह से देश विभाजित ना हो, देश अखंड बना रहे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर जिन्ना के अंदर एक राजनीतिक लालसा है और उन्हें पद चाहिए या पद प्रतिष्ठा चाहिए, तो ऐसे में अगर जिन्ना को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया जाए, तो हो सकता है जिन्ना जो पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं, देश के विभाजन की मांग कर रहे हैं, शायद वो छोड़ दें। इसी उद्देश्य से गांधी जी ने माउंटबेटन को सलाह दी कि वो जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, ताकि विभाजन को किसी हद तक रोका जा सके। तो इस प्रश्न का सही जवाब है B। नेक्स्ट देखते हैं। रेडक्लिफ समिति किस लिए गठित की गई थी? तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, हालांकि जीके में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। आप कोई परीक्षा देते हैं जहाँ पर जीके जीएस में जो हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं, उनमें ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेडक्लिफ समिति किस लिए गठित की गई थी? तो भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणित करने के लिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारण करने के लिए, पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच के लिए। तो क्यों गठित की गई थी? सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है, जो सीमा रेखा है, उसको किस नाम से जाना जाता है? रेडक्लिफ लाइन। तो रेडक्लिफ लाइन क्यों रेडक्लिफ लाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो समिति गठित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी, वो थे रेडक्लिफ, जो कि माउंटबेटन के एक मित्र थे। तो उन्हीं की अध्यक्षता में समिति गठित हुई थी। तो रेडक्लिफ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारण करने के लिए, और रेडक्लिफ के नाम पर ही भारत और पाकिस्तान की विभाजन रेखा को रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है C। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। कब अंतिम अवसर समाप्त हो गया था? क्या स्वीकार कर लिया जिसके द्वारा भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ, बिल्कुल नहीं। क्रिप्स मिशन अस्वीकार कर दिया गया था, तब भी ये ऑप्शन बना हुआ था कि भी भारत अखंड बना रहेगा। राजगोपालाचारी फार्मूला स्वीकार करने के साथ, नहीं, ये भी नहीं है। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ, वेविल प्लान को अस्वीकार करने के साथ। तो कब अंतिम अवसर समाप्त हो गया था? तो ये अंतिम अवसर समाप्त हो गया था जबकि कैबिनेट मिशन को अस्वीकार
करने के साथ, यानी कि जब कैबिनेट मिशन प्लान था तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया था, जिन्ना की पाकिस्तान के विभाजन की मांग को या पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था। तो यहाँ जब ये पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, हालांकि कैबिनेट मिशन में एक त्रिस्तरीय प्रांतों का गठन करने का विचार था, जिसमें आबासा या ABC 3 ग्रुप में प्रांतों का गठन होना था, और जिनमें से ऐसे आपका सिंध है, पंजाब है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, ये एक ग्रुप में आ गए थे। असम, बंगाल ये एक ग्रुप में थे। शेष वो सभी राज्य जहां पर 1937 के चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली थी, बहुमत मिला था या कांग्रेस की सरकारें बनी थी, उन सबको एक ग्रुप में रखा गया। तो इस तरह से तीन स्तर में प्रांतों का गठन किया गया था, ये था। लेकिन उसमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था और इसलिए जिन्ना ने इसे स्वीकार नहीं किया, और कैबिनेट मिशन अस्वीकार करने की वजह से ही जो विभाजन को टालने का अंतिम अवसर था वो समाप्त हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो जो कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, तो इसके अध्यक्ष, इस अधिवेशन के अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं। आपको बताया था कि 14 जून 1947 को कांग्रेस महासभा का दिल्ली में अधिवेशन होता है और इसी अधिवेशन में विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। तो अब उस समय कौन अध्यक्ष थे, अभी आपको बताया था कि उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। और यहाँ पर जो अधिवेशन है ये 2 दिन चला था, 14-15 जून तक। आप इसमें अगर 14 जून दिया है, अगर मान लीजिए प्रश्न में 14 जून दिया होगा तो भी आपको उत्तर यही लिखना है, JB कृपलानी, क्योंकि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया? तो जो विभाजन का प्रस्ताव जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया, तो इसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्रस्तुत किसने किया? अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो विभाजन का प्रस्ताव है, ये यहाँ पे पूछा गया है समर्थन किसने किया, ठीक है। अगर पूछा जाए कि प्रस्तुत किसने किया, तो प्रस्तुत किया था GB पंत ने, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत ने। और पूछा जा रहा है कि इसका समर्थन किसने किया, तो समर्थन किया था मौलाना आज़ाद ने। अगर यहाँ पर देखें तो सरदार पटेल हैं और मौलाना आज़ाद हैं और नेहरू हैं, इन तीनों ने ही इसका समर्थन किया था, इस प्रस्ताव का। तो यहाँ पर आज़ाद का भी नाम दिया हुआ है, पटेल का भी नाम दिया हुआ है। तो अब इसमें आपको देखना है कि क्या कभी एक भी हो सकता है, बाकी तीनों बता दिया है। सरदार पटेल भी थे, मौलाना आज़ाद थे, साथ ही साथ नेहरू थे। तीनों लोगों ने इसका समर्थन किया था। लेकिन जहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर की बात है, जो कि आयोग ने माना है, वो मौलाना आज़ाद माना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? मतलब किसने ऐसा कहा? यहाँ पर 4 नाम दिए हैं। कोई एक ऐसा नेता है जिसने ये कहा था कि राष्ट्रवाद ने सांप्रदायिकता के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। किसने कहा था ऐसा? तो ये आपको बताना है कि जब कांग्रेस के द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो ये कहने वाले हैं डॉक्टर किचलू। ये वही डॉक्टर किचलू हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई थी और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में ही एक सभा आयोजित की गई थी जलियांवाला बाग में। तो वही डॉक्टर किचलू हैं। तो डॉक्टर किचलू ने ही कहा था कि राष्ट्रवाद ने सांप्रदायिकता के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, डॉक्टर किचलू। नेक्स्ट देखते हैं।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत के विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था। तो कोई एक जैसे भी समर्थन था कि किसने समर्थन किया, तो हमने आपको बताया आज़ाद हैं, मौलाना आज़ाद हैं, सरदार पटेल हैं और जवाहरलाल नेहरू हैं, इन लोगों ने समर्थन किया था। वहीं पर एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने विरोध किया था। आपसे यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि किसने विरोध किया था, तो विरोध करने वाले थे खान अब्दुल गफ्फार खान, वही खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि सीमांत पर गांधी जी की आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहे थे। इसकी वजह से उनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या स्टेटमेंट दिया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, तो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने अपने आंदोलन को भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। स्टेटमेंट भी कभी पूछा जा सकता है आपसे, क्या स्टेटमेंट था? कांग्रेस ने अपने आंदोलन को भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। तो ये कहते हुए इन्होंने विपक्ष में मतदान किया था। इन्होंने भारत के विभाजन का, जो कांग्रेस ने विभाजन के प्रस्ताव स्वीकार किया था, उसका इन्होंने विरोध किया था। तो यहाँ पर विरोध में या विपक्ष में मतदान करने वाले कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट देखते हैं। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो किसने अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण की, ये आपको बताना है। जबकि देश स्वतंत्र हुआ है तो स्वतंत्रता के समय किसने सत्ता ग्रहण की थी? केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली है, संविधान सभा है, अंतरिम सरकार है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर जिसने सत्ता ग्रहण की थी वो थी संविधान सभा। तो संविधान सभा के द्वारा ही अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण की गई। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। आज के प्रश्न यहीं पर खत्म हो जा रहे हैं और इसके आगे अभी प्रश्न हैं, लगभग अभी 15 से 20 प्रश्न और इस टॉपिक से हैं। और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं या बन सकते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, उन सब पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। कोई भी प्रश्न अछूता नहीं रहेगा। आपकी परीक्षा में कहीं से भी कैसे भी प्रश्न पूछा जाए टॉपिक से, तो आप आसानी से कर सकें। और कैसा लगा सेशन ये आप बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो ज़रूर बताइएगा। आप लोग अपने कोई भी डाउट्स नहीं भेजते हैं, सेशन कैसा लगा ये भी नहीं बताते हैं। आपकी प्रतिक्रिया जो भी होती है वो और इंस्पायर करती है कुछ और अच्छा करने के लिए। और अपनी कमियां सुधार करने का एक सबसे बड़ा तरीका होता है कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। तो अगर हमसे कहीं पर कोई त्रुटि हो जा रही है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू भेज सकते हैं और हमें अपनी त्रुटि को स्वीकार करने में कोई भी संकोच नहीं होगा। अगर कोई त्रुटि है तो अवश्य उसका सुधार किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।